नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने स्टडी चैनल साइंस एनालिसिस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं क्लास 10th वाले स्टूडेंट को पढ़ाने जा रहा हूं जो उनका चैप्टर नंबर 6 है, बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 6 है, जैव प्रक्रम। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और इस बार पूछे जाएंगे, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज का पार्ट सेकेंड है, ठीक है। इससे पहले अगर आप लोगों ने क्लास फर्स्ट या फिर पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसको आप लोग लिंक में देख सकते हो। उसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप लोग वहां से वॉच कर सकते हो अच्छी तरीके से, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं स्टूडेंट 5 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरों को। इसको हम लोग इंग्लिश में ऑब्जेक्टिव या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोल सकते हैं, ठीक है। तो 5 एमसीक्यू बताऊंगा जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसके पहले एक वीडियो मैंने कराई थी, उसमें भी 5 मैंने एमसीक्यू करवाए थे, और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ 5 एमसीक्यू करवाने वाला हूं जो कि एक एक मार्क्स के पूछे जाते हैं आपकी बायोलॉजी पूरी विज्ञान में, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा 3 अति लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा स्टूडेंट 2 लघु उत्तरीय प्रश्नोत्तर, ठीक है। लघु उत्तरीय बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं, और बात करें अति लघु उत्तरीय तो ये 2-2 मार्क्स के पूछे जाते हैं, आपको पता भी होगा। और अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन बायोलॉजी में डिपेंड नहीं करता कि आप लोग कितनी भी लाइन का लिखो, अगर आपका आंसर सही है, एग्जामिनर को अगर आंसर आपका सही लगा तो वह फुल मार्क्स दे देगा। वरना अगर आप लोग सोचो कि हम 2 मार्क्स के लिए छोटा आंसर लिखें लेकिन अगर सटीक नहीं हुआ तो वो मार्क्स आपके काट लेगा, ठीक है। आपको सटीक आंसर लिखना है और मैं आपको बिल्कुल अच्छा और सटीक और बिल्कुल इजी वे में आंसर बताऊंगा ताकि आपको अच्छी तरीके से याद हो सके, ठीक है। फिर मैं आपको बताऊंगा एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर, ठीक है। वैसे मैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर जैव प्रक्रम के ऑलरेडी सभी क्वेश्चन करवा चुका हूं, इसके बाद ही मैंने ये सीरीज स्टार्ट की थी, क्योंकि मैं जानता हूं कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर काफी बड़े होते हैं जो कि 7 मार्क्स के पूछे जाते हैं। और समझो अगर आप लोगों को 7 मार्क्स क्लियर करना है ना, अगर आप लोगों को 7 मार्क्स, तो मैंने ऑलरेडी 5 वीडियोस, कहने का मतलब मैंने ऑलरेडी उसकी 5 वीडियो अपलोड कर दी हैं। अगर आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन नहीं चेक करी, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना आप लोग। तो मैंने जो 5 वीडियोस, ठीक है, शुरुआत की जो मैंने 5 वीडियो बताई थी उसमें मैंने लॉन्ग आंसर आपके, ठीक है, जितने भी लॉन्ग आंसर्स थे, ठीक है, वो मैंने सभी क्लियर करवा दिए थे आपके लॉन्ग आंसर। और ये लॉन्ग आंसर बोर्ड परीक्षा में 7 मार्क्स के पूछे जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो जल्दी से आप लोग उन वीडियोस को देखो जो मैंने ऑलरेडी 5 वीडियोस अपलोड कर दी हैं, उन वीडियोस को वॉच करो और सभी अपने लॉन्ग आंसर क्लियर कर लो अच्छी तरीके से, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में जैसा कि आप लोग जानते हो मैं आपके साथ बताने वाला हूं बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बताएंगे आपको 5 बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं 5 बहुविकल्पी प्रश्नोत्तरों से, ठीक है। स्टूडेंट देखते हैं पहला महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर, ठीक है। 5 सबसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। तो पहला प्रश्नोत्तर क्या है स्टूडेंट, पहला आपका एमसीक्यू है, रेनिन एंजाइम का स्राव कहां से होता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि रेनिन एंजाइम का स्राव कहां से होता है, तो इसका आंसर होगा, पहला लिखा हुआ है ए नंबर, आमाशय से होता है या फिर यकृत से होता है, यकृत को हम लोग कलेजा भी बोलते हैं, ठीक है। क्षुद्रांत से होता है या फिर वृक्क से होता है। तो रेनिन एंजाइम का स्राव कहाँ से होता है, जो आपका रेनिन एंजाइम होता है स्टूडेंट, मैं बता दूं ये आपका आमाशय में पाया जाता है और वहीं से ये निकलता है। जब ये आमाशय से निकलेगा तो इसका स्राव कहाँ से होगा, आमाशय से। क्यों, बढ़िया ट्रिक है ना। अगर आप लोगों ने चैप्टर, अगर जैव प्रक्रम आपको अच्छी तरीके से समझ में आया या फिर पढ़ा आप लोगों ने, तो ये एमसीक्यू आपसे आसानी से हो जाएंगे। अगर आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा तो आपको फिर एमसीक्यू रटना पड़ेगा। और कमेंट कर देना कि अगर कि जैव प्रक्रम एक पूरी फुल वीडियो, कहने का मतलब है अगर आप लोगों को जैव प्रक्रम की, अगर आप लोगों को जैव प्रक्रम जो आपका चैप्टर है, ठीक है, जैव प्रक्रम, ठीक है, इसकी एक फुल वीडियो चाहिए आपको, फुल वीडियो, ठीक है। फुल वीडियो अगर आप लोगों को चाहिए है तो कमेंट कर देना इस वीडियो में, मैं आपको जैव प्रक्रम फुल वीडियो वन वीडियो, यानी कि जैव प्रक्रम का जो फुल वीडियो है, फुल चैप्टर, वो एक ही वीडियो में बता दूंगा, ठीक है, एक वीडियो में। अगर आप लोगों को फुल चैप्टर चाहिए तो एक वीडियो में आपको बता दूंगा, कमेंट कर देना। आपको करना क्या है, कमेंट करना है सबसे पहले, ठीक है, कमेंट करना है। फिर आपको क्या करना है, चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर देना है, ठीक है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया तो मैं जल्दी जो आपका जैव प्रक्रम चैप्टर है एक ही वीडियो में और पूरा चैप्टर क्लियर करवा दूंगा विद नोट्स के साथ। समझ में आया? तो जल्दी से आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वरना आपकी मर्जी। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन पर देर ना करते हुए। क्वेश्चन हमारा था स्टूडेंट कि रेनिन एंजाइम का स्राव कहाँ से होता है, मैंने बताया कि आमाशय से होता है, तो ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। तो एक आंसर क्लियर हो गया कि रेनिन एंजाइम का स्राव कहाँ से होता है, आमाशय से। तो पहला आंसर क्लियर हो गया आप लोगों को। चलते हैं सेकेंड आंसर पर, ठीक है।
चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। लिखा हुआ है कि मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या होती है। तो कहने का मतलब है कि मनुष्यों में जो कि लार ग्रंथियां पाई जाती हैं उनकी संख्या कितनी होती है आपको बतानी है। तो पहला दिया हुआ एक जोड़ी मतलब कि 2 संख्या, फिर दूसरा दिया हुआ 2 जोड़ी मतलब कि 4, फिर तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 3 जोड़ी मतलब कि 6, और लास्ट दिया गया 4 जोड़ी मतलब कि 8। तो मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है। तो आपको यहाँ पर संख्या पूछी गई तो ये मत घबरा जाना कि यहाँ पर संख्या तो लिखी नहीं, जोड़ी में लिखा हुआ, तो आपको पता होगा बच्चे नहीं हो कि संख्या का मतलब होता है कि 2 संख्या यानी कि 1 जोड़ी। तो एक यानी कि मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, 1 जोड़ी। मैं बता दूं क्यों, क्योंकि आपके शरीर में ये याद रखना मूत्र वाहिनियां कितनी संख्या होती है, 2। मूत्र वाहिनियों की संख्या 2 होती है, इसलिए आपकी जो लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होगी स्टूडेंट, 1 जोड़ी यानी कि 2। तो इसका 1 नंबर क्लियर हो गया। ठीक है, इसका पहला आंसर आपको क्लियर हो गया। क्या हुआ कि मनुष्यों में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी होती है, 1 जोड़ी। तो चलिए दूसरा क्लियर हो गया। तो बढ़ते हैं अपने तीसरे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की तरफ। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है स्टूडेंट आपकी स्क्रीन पर कि फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। क्या लिखा हुआ है कि फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण कहाँ से होता है, सुक्रोज के रूप में होता है, प्रोटीन के रूप में होता है, वसा के रूप में होता है, या फिर हार्मोन्स के रूप में होता है। तो फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है स्टूडेंट, मैं बता दूं आपका सुक्रोज के रूप में। ठीक है, तो किसके रूप में होता है स्टूडेंट, सुक्रोज के रूप में। ये भी क्लियर हो गया। तो फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण सुक्रोज के रूप में होता है। जल्दी से आप लोग इसको रट लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों ने चैप्टर तो पढ़ा नहीं होगा। चैप्टर पढ़ना है, समझना है तो कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को जरूर से दबा देना, ताकि जो चैप्टर का जो वीडियो है आप तक तुरंत पहुंच सके। ठीक है, तीसरा क्लियर हो गया। तो बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की ओर। चलिए स्टूडेंट, चौथा क्वेश्चन लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन पर कि मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चवर्णक दंतों की संख्या होती है। देखो, आपके जो मनुष्य होते हैं उनके जो जबड़े में जितने भी दांत होते हैं, ठीक है, उनमें किसी न किसी का अलग अलग नाम होता है। ठीक है, तो जिसमें से चवर्णक पूछा गया है कि चवर्णक दंतों की संख्या कितनी होती है। तो आप लोगों को अच्छी तरीके से रट लेना है कि मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में, देखो जितने भी मनुष्य हैं उनके सभी जबड़े में, प्रत्येक मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चवर्णक दंतों की संख्या एक निश्चित होती है, और वह होती है स्टूडेंट कितनी, 4। कितनी होती है, 4। तो मैं बता दूं कितनी होती है स्टूडेंट, 4 होती है आपकी। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। तो मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चवर्णक दंतों की संख्या होती है 4। ठीक है, ना तो 2 होती है, ना तो 6 होती है, ना तो 8 होती है, होती है 4। तो ये भी क्लियर हो गया चौथा क्वेश्चन। तो चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन पर। ठीक है, चलिए 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है स्टूडेंट। लिखा हुआ है कि अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन करता है। अमोनिया को यूरिया में कौन परिवर्तन करता है, आमाशय करता है, यकृत करता है, वृक्क करता है, या फिर आमाशय करता है। तो मैं बता दूं अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन आपका यकृत करता है। कौन करता है, यकृत। ठीक है, तो आप लोग क्या लगाओगे, यकृत। ठीक है, तो अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन यकृत करता है। तो 5वां आंसर भी अच्छी तरीके से क्लियर हो गया। तो आज की इस वीडियो में मैंने स्टूडेंट आपको सबसे पहले तो 5 एमसीक्यू क्लियर करवा दिए। ठीक है, आप लोगों ने सभी अच्छी तरीके से क्लियर किए होंगे। तो हम लोग चलते हैं अपने 3 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरी क्वेश्चन पर। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलो देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण पहला अति लघुत्तरी क्वेश्चन लिखा हुआ है स्टूडेंट कि मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। ठीक है, मनुष्य में ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन यानी कि O2 जिसे बोलते हैं O2, और तथा कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 का परिवहन कैसे होता है। तो परिवहन कहने का मतलब है कि इस परिवहन यानी कि पूरे शरीर में इसका चलना, यानी कि जो आपका रुधिर होता है, रुधिर के साथ जितने भी आपके पोषक तत्व, हीमोग्लोबिन के साथ आपके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इन सभी का जो आपका चलना होता है या फिर पूरे शरीर में दौड़ना या घूमना कह सकते हो, वो ही क्रिया कहलाती है आपकी परिवहन। ठीक है, तो मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होना है इसको हम बताएंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को हेडिंग डाल लेनी है स्टूडेंट, ऑक्सीजन का वहन। तो लिखोगे ऑक्सीजन के वहन में आप लोग कि श्वसन की क्रिया में, क्या लिखोगे स्टूडेंट, श्वसन की क्रिया में रंजक या फिर हीमोग्लोबिन पढ़ सकते हो आप लोग, या फिर रंजक पढ़ सकते हो। तो आपको जो आसान लगे वो पढ़ सकते हो। मेरे हिसाब से आप लोग हीमोग्लोबिन जो है वो ज्यादा बेटर रहेगा। तो श्वसन की क्रिया में हीमोग्लोबिन जो लाल रक्त कोशिकाओं में होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन जो होता है लाल रक्त कोशिकाओं में होता है, ये फेफड़े में पहुंची हुई वायु में से, जो आपकी फेफड़ों में वायु पहुंचती है उससे ऑक्सीजन ले लेता है। ये ऑक्सीजन को उन ऊतकों तक ले जाता है, ये ऑक्सीजन को उन ऊतकों तक ले जाता है जहां ऑक्सीजन की कमी हो। ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा लास्ट में क्या लिखा हुआ, कमी हो। एक बार फिर से पढ़ते हैं कि श्वसन की क्रिया में हीमोग्लोबिन जो लाल रक्त कोशिकाओं में होता है, यह फेफड़े में पहुंची हुई वायु में से ऑक्सीजन ले लेता है।
ठीक है। फिर लिखा हुआ है ये ऑक्सीजन को उन ऊतकों तक ले जाता है जहां से ऑक्सीजन की कमी हो। कौन? आपका जो हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। तो ये बहुत ही आसानी से हम लोगों को क्लियर हो गया ऑक्सीजन का वहन। तो अब हम लोग क्लियर करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का वहन। चलो देखते हैं इसको भी। बी नंबर लिखा हुआ है स्टूडेंट कि कार्बन डाइऑक्साइड का वहन, ठीक है। हम लोगों ने ऑक्सीजन का वहन समझ चुके हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के वहन को समझेंगे। लिखा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, लिखा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक घुलनशील है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी CO2 होती है ना, ये जल में अधिक घुलनशील होती है। अगर इसको जल में डाल दिया जाए, या फिर ये कहने का मतलब जल में तो कार्बन डाइऑक्साइड को डाल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो तो एक गैस है, उसको कहाँ डाला जाएगा। लेकिन जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, जब ये वायु में होती है, तो ये जब पानी वगैरह बरसता है, तो देखते हो आप लोग, ये पानी के साथ मिल जाती है और फिर ये धरती पर समा जाती है। तो कहने का मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक घुलनशील होती है। इसलिए इसका हमारे शरीर में ऊतकों से, यानी ऊतक हमारे शरीर में होते हैं, ऊतकों से फेफड़े तक हमारे रक्त के प्लाज्मा में घुले हुए रूप में वहन होता है, ठीक है। क्योंकि देखो समझना, ये देखो ये क्या होता है कि रक्त जो आपका पानी होता है, जल होता है, उसके साथ आप बहुत जल्दी से घुल जाती है। इसीलिए जो हमारे शरीर में फेफड़े में जो रक्त होता है, उसके साथ ये घुले हुए रूप में मिलती है, ठीक है। जहां से इसका विसरण, ठीक है, जहां से इसका विसरण रक्त से वायु में होता है, रक्त से वायु में होता है, और फिर यह नासाद्वार के द्वारा मार्ग से बाहर निकल जाती है, ठीक है। कहां से निकल जाती है? नासाद्वार के द्वारा बाहर से निकल जाती है। तो आप लोगों को क्लियर हुआ? नहीं क्लियर हुआ? एक और बार समझा देते तो अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखा हुआ था कि कार्बन डाइऑक्साइड जल में अधिक घुलनशील है, ठीक है। पहले ही दे दिया गया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो जल में अधिक घुलनशील होती है। इसीलिए इसका हमारे शरीर में ऊतकों से फेफड़ों तक हमारे रक्त के प्लाज्मा में घुले हुए रूप में वहन होता है, ठीक है। घुले हुए रूप में वहन होता है, और जबकि जो ऑक्सीजन होती है उसका हमारे शरीर में घुले हुए रूप में वहन नहीं होता है, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है? घुले हुए रूप में वहन होता है जहां से ऊतक विसरण रक्त, जहां से इसका विसरण रक्त से वायु में होता है, और फिर यह नासाद्वारों के द्वारा मार्ग के से बाहर निकल जाती है या फिर चली जाती है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमका ये भी क्लियर हो गया। तो सबसे पहले आप लोग इसका इतना स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इतना स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आप लोग इसका नीचे वाला स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो आई होप लोग सभी लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा अच्छी तरीके से। तो हम लोग क्लियर करते हैं सेकेंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरी क्वेश्चन पर। चलो चलते हैं, देखते हैं उसको भी। चलो सेकेंड आंसर देखते हैं स्टूडेंट। लिखा हुआ है कि गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कोशिकाएं किस प्रकार अभिकल्पित हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखा है कि गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए, जो गैस का अधिकतम विनिमय होता है, उसमें कोशिकाएं क्या भूमिका निभाती हैं, किस प्रकार से अभिकल्पित है, हमको बताना है। आंसर बहुत ही छोटा है इसका पहले के मुकाबले, और ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझो। लिखा हुआ देखो, क्वेश्चन को अगर समझ गए ना तो फिर आंसर बहुत ईजी हो जाता है। पूछा गया गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए, यानी कि अधिकतम खर्च होने के लिए जो कोशिकाएं होती हैं, यानी अधिकतम यानी अगर गैस को अधिकतम खर्च करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड अधिकतम या फिर लेते हैं, उसमें हमारी कोशिकाएं किस प्रकार से भूमिका निभाती हैं, किस प्रकार से अभिकल्पित हैं, ये हमको बताना है। तो इसका आंसर क्या है उसको देखते हैं। इसका आंसर है स्टूडेंट, कोशिका की भित्ति पतली होती है, ठीक है। जो कोशिका की जो भित्ति होती है वो पतली होती है, तथा रुधिर वाहिकाओं के जाल में या फिर जाल से ढकी हुई है या फिर ढकी हुई होती है, जिससे गैसों का आदान प्रदान रुधिर तथा कोशिका के अंदर ही हवा के बीच अधिकाधिक हो जाता है, जिसके कारण यही कारण होता है कि ये अधिकतम विनिमय के लिए जो भूमिका निभाती हैं। तो लिखा हुआ था कि कोशिका की भित्ति पतली होती है तथा रुधिर वाहिकाओं के जाल से ढकी हुई होती है, जिससे गैसों का आदान प्रदान रुधिर तथा कोशिका के अंदर भरी हवा के बीच अधिकाधिक हो सके या फिर अधिकाधिक हो जाता है। तो कितना आंसर इजी था, कितना अच्छी तरीके से मैंने आपको बताया। अगर कहीं पर भी दिक्कत हुआ हो तो आप लोग खुद पढ़ लेना, और बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है, समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर तीसरा क्वेश्चन क्लियर करते हैं। आई होप सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन स्टूडेंट देखते हैं, और ये क्वेश्चन 5 स्टार लगे हुए हैं, मतलब कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन लिखा हुआ है स्वपोषण के लिए या फिर स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन कौन सी हैं। लिखा हुआ है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन कौन सी हैं और उसके उत्पाद क्या हैं, इसे बताना है हमको कि स्वपोषी पोषण जो होता है उसके लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन कौन सी हैं, जिसकी वजह से आपका स्वपोषी पोषण होता है, और उसके उत्पाद भी हमको बताने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम
स्वपोषी पोषण की आवश्यक परिस्थितियां देखते हैं और इसके उत्पाद क्या हैं, 2 से 3 उत्पाद हैं, उसको भी हम लोग लास्ट में बता देंगे। तो सबसे पहले 2 मार्क्स क्लियर करने के लिए हम लोग सबसे पहले इसकी तो परिस्थितियां बताएंगे, फिर इसके उत्पाद। तो जल्दी से क्लियर करते हैं इसकी परिस्थितियां कौन कौन सी हैं, चलो देखते हैं। चलिए देखते हैं जो इसकी पहली परिस्थिति है वह यह है। तो पहले आंसर किस प्रकार से लिखना है वो देख लेते हैं। लिखा हुआ है सुपोषित पोषण के लिए आवश्यक शर्तें हैं। तो पहली शर्त है जैविक कोशिकाओं में क्लोरोफिल की उपस्थिति होना। ठीक है, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें आपकी जो पत्तियों में क्लोरोफिल की उपस्थिति होना आवश्यक है। लेकिन इसमें सिर्फ दिया गया कि जैव कोशिकाओं में क्लोरोफिल की उपस्थिति होना, तो आप लोग भी लिख दोगे कि जैव कोशिकाओं में क्लोरोफिल की उपस्थिति होना। ज्यादा कुछ लंबा चौड़ा बड़ा चढ़ा के हमको नहीं लिखना है। ठीक है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसी प्रकार से आप लोग लिख सकते हो। मैं इस पॉइंट में आपको टोटल 5 से 6 पॉइंट बताऊंगा कि आपका जितना मन है उतना लिख सकते हो, लेकिन इतना लिखना कि जो एग्जामिनर कॉपी चेक करे वो आपको अच्छे मार्क्स दे सके। ठीक है, सुपोषी पोषण के लिए आवश्यक शर्तें हैं। तो पहली शर्त है जैव कोशिकाओं में क्लोरोफिल की उपस्थिति होना। ठीक है, फिर दूसरी शर्त है कि पादप की कोशिकाओं या हरे पौधे या पादप की कोशिकाओं या हरे हिस्सों में, ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ समझ अच्छी तरीके से समझना कि पादप की कोशिकाओं या हरे हिस्सों में पानी की आपूर्ति का प्रबंध या तो जड़ों के द्वार या आसपास के वातावरण द्वारा। तो ये थोड़ा सा पॉइंट आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा हो तो इस पॉइंट को आप लोग क्या कर सकते हो, कट कर से इसको आप लोग मत याद करना अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन अगर आप लोग समझ में आ रहा है तो इसको याद कर सकते हो। कहा गया है कि पादप की कोशिकाओं है, ठीक है, फिर या लिखा हुआ मतलब कि दूसरा पॉइंट आ गया, पादप की कोशिकाओं या तो हरे हिस्सों में पानी की आपूर्ति का प्रबंध हो। ठीक है, दूसरा फिर क्या लिखा है, जड़ों के द्वार और या आसपास के वातावरण द्वारा। तो इस प्रकार से परिस्थितियां होनी चाहिए। दूसरी ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, फिर तीसरी देखते हैं। इसके बाद सभी इजी है और बहुत ही अच्छी तरीके से उसको हम क्लियर करवा देंगे। आपका मन हो तो इसे आप लोग मत लिखना, वरना फिर ठीक है। तो हम लोग तीसरी देखते हैं, चलो देखते हैं। चलिए सी नंबर स्टूडेंट दिया गया है, पर्याप्त CO2 यानी कि पर्याप्त मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड होनी चाहिए जो शर्करा के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण अवयव है। तो क्या पर्याप्त CO2 जो शर्करा के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण अवयव है, बस याद कर लेना इजी वे में। फिर डी नंबर लिखा हुआ है पर्याप्त सूर्य प्रकाश उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, पर्याप्त मात्रा में सूर्य का प्रकाश उपलब्ध होना चाहिए। और ये जो सब कुछ पॉइंट अगर आप लोग देखो तो ये जो आपकी क्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण की स्टूडेंट, उसी के अंतर्गत सभी पॉइंट और परिस्थितियां आ रही हैं। तो इनको आप लोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अगर आप लोगों ने याद कर ली तो इसको आप लोग बनाकर भी लिख सकते हो। लिखा हुआ है कि पर्याप्त मात्रा में CO2 होनी चाहिए जो आपके शर्करा के निर्माण के लिए महत्वपूर्ण अवयव होती है। ठीक है, फिर डी नंबर लिखा हुआ है पर्याप्त सूर्य का प्रकाश उपलब्ध होना चाहिए क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश ऊर्जा आवश्यक होती है। देखो, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रकाश की उपस्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। वही चीज यहाँ दी गई है कि पर्याप्त सूर्य प्रकाश उपलब्ध होना चाहिए क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश ऊर्जा आवश्यक है। तो डी भी क्लियर हो गया, सी भी क्लियर हो गया, ए भी क्लियर हो गया। बस थोड़ी बी में दिक्कत आ रही थी तो आप लोग उसे मत नोट करिएगा। ठीक है, तो चलते हैं लास्ट पॉइंट पर और टोटल 4 पॉइंट हो जाएंगे। अगर ये 4 पॉइंट आप लोगों ने लिख दिए तो आपका जो आंसर है 2 नंबर का वो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट पॉइंट ई नंबर देखते हैं और ये आंसर को जल्दी से क्लियर करते हैं, फिर हम लोग चलते हैं लघु उत्तरीय क्वेश्चन पर। तो चलो देखते हैं लास्ट पॉइंट। हाँ तो स्टूडेंट जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो लिखा हुआ है सुपोषी पोषण के उत्पाद हैं। अब लास्ट पॉइंट उत्पाद ही बचेगा ना, तो सुपोषी पोषण के उत्पाद हैं। पहला आपका शर्करा जिसे स्टार्च कहते हैं, फिर आपका जल हो गया, फिर आपका ऑक्सीजन हो गया। तो यही सुपोषी पोषण के उत्पाद हैं जो कि आपके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निकलते हैं। तो पहला आपका शर्करा हो गया, जल हो गया, ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा तीसरा सबसे महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन क्लियर हो गया। और इसके साथ साथ हम लोगों ने क्लियर कर चुके हैं आज की इस वीडियो में बात करें तो 5 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन। ठीक है, 5 MCQ क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, 5 MCQ क्लियर कर चुके हैं और 3 क्या कर चुके हैं, अति लघु उत्तरीय क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, 3 अति लघु कर चुके हैं क्लियर। अब हम लोग क्लियर करेंगे 2 लघु। ठीक है, क्लियर करेंगे 2 लघु को। तो जल्दी से वीडियो को देखकर जल्दी से लाइक कर देना अगर अच्छी लग रही हो वीडियो। तो जल्दी क्लियर करते हैं हम लोग 2 लघु उत्तरीय क्वेश्चन को। ठीक है, तो पहला लघु उत्तरीय क्वेश्चन को चलो देखते हैं। चलिए स्टूडेंट देखते हैं पहला सबसे महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय क्वेश्चन। और ये लघु उत्तरीय क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कह सकते हैं 2022 के लिए। तो मैं लिख देता हूं आप लोगों को, फिर ज्यादा कहोगे समझ में नहीं आएगा। तो 2022 जो आपका बोर्ड एग्जाम 2022 में होगा ना, उसकी दृष्टि से पहला क्वेश्चन जो आपका है, ठीक है, पहला ये लॉन्ग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को मैं देता हूँ टोटल 5 स्टार। ठीक है, आप लोग
5 स्टार दे दो, और जहाँ पर ये क्वेश्चन लिखूँ वहाँ पर भी 5 स्टार लगा दो, ताकि आप लोगों को समझ सके कि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 5 स्टार इस क्वेश्चन को मैंने दिए हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर इसके आंसर को क्लियर करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है स्टूडेंट, मनुष्य में दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए। जो मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है उसकी हमको व्याख्या करनी है, और ये क्यों होता है हमको ये भी बताना है। तो पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा लिखा हुआ है, समझ के पढ़ना है इसको। मनुष्य में जो दोहरा परिसंचरण जो होता है उसकी व्याख्या करनी है। ठीक है, फिर ये क्यों होता है इसको भी मुझे बताना है। तो चलो इसको क्वेश्चन को अच्छी तरीके से क्लियर करते हैं। चलो देखते हैं। लिखा हुआ है कि मानव तथा पक्षियों में रुधिर प्रत्येक चक्र में हृदय से 2 बार होकर गुजरता है। लिखा हुआ है कि मानव तथा पंछियों में, ठीक है, लिखा हुआ है कि मानव तथा पंछियों में रुधिर प्रत्येक चक्र में हृदय से 2 बार होकर गुजरता है। ठीक है, हम देखो मनुष्यों और पक्षियों में जो रुधिर होता है वो शरीर के 2 बार, मतलब कि जो आपका शरीर होता है उसमें जो आपके हृदय होता है ना उसके 2 चक्कर में होकर गुजरता है। अर्थात रुधिर को शरीर में एक के बाद पहुंचने के लिए, यानी एक के चक्कर के बाद दूसरे चक्कर में पहुंचने के लिए मानव हृदय से 2 बार होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है, मानव हृदय में 2 बार होकर गुजरना पड़ता है, अतः इसे ही द्विपरिवहन कहते हैं। ठीक है, अतः इसे ही द्विपरिवहन कहते हैं, और इसके 2 भाग होते हैं। तो अब अगर अभी तक आप लोगों को क्लियर नहीं हुआ हो तो जल्दी से आप लोग अच्छी से समझना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर और अच्छे से मैं समझाता हूँ आपको। ठीक है, तो समझना अच्छी तरीके से, पहले इतना समझो। लिखा हुआ है मानव तथा पंछियों में, मनुष्यों तथा पंछियों में जो रुधिर प्रत्येक, यानी रुधिर जो आपका ब्लड होता है वो प्रत्येक चक्र में, यानी कि जितने भी चक्र घूमता है प्रत्येक चक्र में शरीर के 2 बार, यानी कि 2 बार होकर गुजरता है, हृदय के 2 बार होकर गुजरता है। अर्थात रुधिर को शरीर में एक के बाद पहुंचने के लिए, एक बार पहुंचने के लिए, यहाँ पर बाद लिखा हुआ तभी मैं थोड़ा सा वो हो रहा था, यहाँ पर एक बार पहुंचने के लिए, यानी कि बाद लिखा हुआ है, एक बार पहुंचने के लिए मानव हृदय से 2 बार होकर गुजरना पड़ता है। यानी कि शरीर का एक चक्कर लगाने के लिए मानव हृदय में से 2 बार होकर गुजरना पड़ता है। ठीक है, 2 बार होकर गुजरना पड़ता है, अतः इसे ही द्विपरिवहन कहते हैं। समझ में आया आपका? इसे ही क्या कहते हैं स्टूडेंट? द्विपरिवहन कहते हैं, इसे ही द्विपरिवहन कहते हैं। और इसके 2 भाग होते हैं, पहला आपका सिस्टेमिक परिवहन और दूसरा आपका परिमोनरी परिवहन, यानी कि पल्मोनरी परिवहन। ठीक है, पहला सिस्टेमिक परिवहन, दूसरा पल्मोनरी परिवहन। द्विपरिवहन के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं, सिस्टेमिक परिवहन और दूसरा पल्मोनरी परिवहन। तो जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ इसलिए ताकि वीडियो थोड़ी सी छोटी हो सके। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छी तरीके से नोट्स बना के इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आप होप सभी लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम लोग समझते हैं सिस्टेमिक परिवहन को, तो चलो क्लियर करते हैं इसको, फिर हम लोग समझेंगे पल्मोनरी परिवहन को। चलिए सिस्टेमिक परिवहन को समझते हैं। लिखा हुआ है यह बाहें अलिंद से बाहें निलय में ऑक्सीजनित रुधिर पहुंचाता है। जो आपका सिस्टेमिक परिवहन में होता क्या है, तो होता यह है कि जो बाहें, यह बाहें आलिंद से बाहें निलय में ऑक्सीजनित, यानी कि इसमें ऑक्सीजन रहित रुधिर होता है उसको पहुंचाता है, और जहां से यह शरीर के विभिन्न भागों में पंप किया जा सके, यानी कि जहां से ये विभिन्न भागों में पंप किया जा सके वहां पर ऑक्सीजनित जो रुधिर होता है उसको पहुंचाया जाता है। ठीक है, तथा जो वी ऑक्सीजनित रुधिर होता है जिसमें ऑक्सीजन रहित नहीं होती है, वह रुधिर शरीर के विभिन्न भागों से सिरा द्वारा इकट्ठा करके महाशिरा में डाल दिया जाता है। ठीक है, जो आपका वी ऑक्सीजनित रुधिर होता है शरीर के विभिन्न भागों से इकट्ठा करके कहाँ डाल दिया जाता है? महाशिरा में डाल दिया जाता है। और अंत में यह रुधिर दाएं अलिंद में बाएं पहुंचता है, और अंत में जो आपका अंत में जो रुधिर होता है वो दाएं अलिंद में पहुंचता है, और दाएं अलिंद से दाएं नीले में पहुंच जाता है। कुछ समझ में आया? कितना इजी था, देखो समझना अच्छी तरीके से। यह देखो समझना, यह बाएं आलिंद से, ठीक है, यह बाएं आलिंद से बाएं निलय में वी ऑक्सीजनित रुधिर पहुंचाता है। ठीक है, ये बाएं आलिंद से बाएं निलय में वी ऑक्सीजनित, जो आपका ऑक्सीजनित रुधिर होता है उसको पहुंचाता है, जहां से शरीर के, जहां से जो है ये ऑक्सीजनित रुधिर होता है जहां से प्रत्येक शरीर में पहुंच सके, वहां पर जहां पर ये पंप किया जा सके। ठीक है, इसके बाद जो आपका वी ऑक्सीजनित जो रुधिर होता है उसको शरीर के सभी भागों से इकट्ठा करके कहां पर डाल दिया जाता है स्टूडेंट? महाशिरा में डाल दिया जाता है, और अंत में जो आपका ये वी ऑक्सीजनित रुधिर होता है वह दाएं आलिंद से पहुंच जाता है, फिर दाएं आलिंद से दाएं नीले में पहुंच जाता है। तो कुछ समझ में आया? सब कुछ समझ में आया होगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं क्लियर करता हूं आपका दूसरा पॉइंट। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट है आपका पल्मोनरी परिवहन। तो पल्मोनरी परिवहन को समझेंगे और इसे भी अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। तो आप लोगों ने सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, फिर हमको समझाते हैं पल्मोनरी परिवहन क्या होता है। तो समझना, वी ऑक्सीजनित रुधिर
दाहिने निलय से ऑक्सीजनित रुधिर के यानी कि वी ऑक्सीजनित रुधिर, ठीक है, वी ऑक्सीजनित रुधिर दाहिने निलय से ऑक्सीजनित रुधिर होने के लिए फेफड़े में भेजा जाता है। तो क्या समझ में आया कि जो वी ऑक्सीजनित रुधिर होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है, वह क्या होता है कि दाहिने निलय से ऑक्सीजनित होने के लिए फेफड़े में भेजा जाता है, ठीक है, फेफड़े में भेजा जाता है और ये ऑक्सीजनित होकर फिर से मानव हृदय के बाएं आलिन में आता है और बाएं आलिन से बाएं निलय में, बाएं निलय से महाधमनी में और फिर सिस्टमिक परिवहन द्वारा शरीर में पहुंच जाता है या फिर शरीर से बाहर जाता है या फिर शरीर में फिर से चक्र लगाने लगता है। तो इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, द्विपरिवहन कहते हैं पूरी इस क्रिया को। तो पल्मोनरी परिवहन हमने क्या समझा, जो आपका वी ऑक्सीजनित रुधिर होता है ये शुद्ध होने के लिए कहाँ जाता है, फेफड़े में जाता है और वहां से ऑक्सीजनित होकर जब ये ऑक्सीजनित होता है तो वहां से हृदय मानव हृदय के बाएं आलिन से बाह्य निलय में पहुंच जाता है, फिर बाह्य निलय से महाधमनी में से होकर आपका कहाँ चला जाता है, पल्मोन जो आपका होता है वो सिस्टमिक परिवहन उसके में पहुंच जाता है और इस प्रकार से पूरे शरीर में ये चक्कर लगाता रहता है। तो ये क्रिया आपकी द्विपरिवहन कहलाती है। तो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अब हम लोगों ने समझ लिया पल्मोनरी परिवहन और समझा सबसे पहले सिस्टमिक परिवहन। तो ये सब चीजें को हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, ठीक है, आप लोगों को दिमाग में आता होगा अच्छा ये सबकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो चलो जानते हैं कि इन सभी की आवश्यकता हमको क्यों पड़ी। चलिए देखते हैं द्विपरिवहन की आवश्यकता, ठीक है। मैंने क्या कहा था आपको कि सिस्टमिक परिवहन और पल्मोनरी परिवहन इन सभी की आवश्यकता हमको क्यों पड़ी। तो देखते हैं मानव हृदय का दायां तथा बायां भाग, जो आपका मानव हृदय का जो दायां और तथा बायां भाग होता है वो ऑक्सीजनित रुधिर को मिलने नहीं देता है, ठीक है। जो मानव हृदय होता है उसमें एक दायां, समझना इस प्रकार से कहने का मतलब है मेरे, थोड़ा समझना, देखो जैसे कि मानव हृदय है, ठीक है, ये मानव हृदय मैंने कुछ इस प्रकार से बना लिया है, ठीक है, इस प्रकार से मैंने ऐसे टेम्परेरी बना लिया है। मानव हृदय का जो बायां तथा दायां तथा बायां भाग होता है, ये दायां समझ लेते हैं और ये बायां, ठीक है, ये दो भाग हो गए। ये दो भाग क्या होते हैं, जो आपके ऑक्सीजन रुधिर के मिलने नहीं देते हैं। समझ लो दीवार खड़ी हो गई है और इसमें ऑक्सीजनित रुधिर को मिलने नहीं देते हैं और ऑक्सीजनित व वी ऑक्सीजनित रुधिर के अलग अलग रहने में, यहाँ पर ऑक्सीजनित रुधिर है, यहाँ पर वी ऑक्सीजनित रुधिर है, जब इसके अलग अलग रहने में बहुत प्रभाव तरीके से, यानी कि जब ये अलग अलग रहते हैं, ठीक है, तो रहने में ऑक्सीजन बहुत प्रभावी तरीके से पहुंचती है, ठीक है। जब ये दोनों अलग अलग रहते हैं, कहने का मतलब जो ऑक्सीजनित रुधिर और वी ऑक्सीजनित रुधिर जो होते हैं अलग अलग रहते हैं, तो जो आपकी ऑक्सीजन होती है बहुत ही प्रभावी तरीके से पहुंचती है। मानव के लिए यह बहुत लाभदायक या फिर लाभदायक है, क्योंकि यह शरीर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए निरंतर ऊर्जा देती है, ठीक है। तो हमको ये जरूरी भी होता है, जो आपका एक तरफ ऑक्सीजनित रुधिर रहना चाहिए, एक तरफ वी ऑक्सीजनित रुधिर रहना चाहिए। अगर दोनों एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं तो आपकी ऑक्सीजन जो होती है प्रभावी तरीके से नहीं पहुंच पाती है, जो हमारे लिए लाभदायक नहीं होता है। और जब ये दोनों अलग अलग होते हैं, ऑक्सीजनित वी ऑक्सीजनित, तो हमारे लिए लाभदायक होता है, क्योंकि जो हमारी ऑक्सीजन होती है वह बहुत ही प्रभावी तरीके से पहुंचती है, तो और हमारे तापमान को भी नियंत्रित करती है। इस प्रकार से हम लोगों ने सबसे पहले परिवहन को समझा, फिर हम लोगों ने सिस्टमिक परिवहन को समझा, फिर हम लोगों ने पल्मोनरी परिवहन को समझा, फिर हम लोगों ने समझा कि परिवहन की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो हम लोगों ने पहला आंसर क्लियर कर लिया स्टूडेंट। तो हम क्लियर करते हैं सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट लघु उत्तरीय क्वेश्चन को। चलो देखते हैं।